इस वीडियो में हम लोग परमाणु से जुड़े हुए दो कॉन्सेप्ट, पहला परमाणु संख्या और दूसरा है द्रव्यमान संख्या, इनके बारे में जानेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या है, इनका क्या महत्व है और हम लोग कैसे परमाणु संख्या और उसके साथ ही द्रव्यमान संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ हम ये भी सीखेंगे कि अगर कोई तत्व है तो उसके एक परमाणु को हम लोग किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके संकेत जैसे हाइड्रोजन का H, उसकी परमाणु संख्या और उसके द्रव्यमान संख्या का उपयोग करते हुए। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला कॉन्सेप्ट परमाणु संख्या। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कोई भी परमाणु जो है बोर के मॉडल के अनुसार उसके केंद्र में नाभिक होता है और उसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं इस तरह से। ठीक है, और इन कक्षाओं के नाम दिए गए जैसे पहली कक्षा K, दूसरी L, तीसरी M, और अगर किसी परमाणु में चौथी कक्षा हुई तो उस कक्षा को N नाम दिया गया है। इनकी संख्याएं हैं 1, 2, 3 और 4। तो ये परमाणु है, यहाँ पर बीच में धन आवेशित नाभिक है, चारों तरफ कोश हैं और इन कोश में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये जो नाभिक है, नाभिक के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं ना कि ये सारे तत्व अपरमाणु कण कहाँ रहते हैं किसी भी तत्व के परमाणु में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चारों तरफ घूमते हैं और नाभिक में दो तत्व होते हैं, तत्व नहीं, दो अपरमाणु कण होते हैं, एक है प्रोटॉन और इसी नाभिक में, इस छोटे से नाभिक में जो दूसरा अपरमाणु कण होता है वो है न्यूट्रॉन। यानी कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिलकर कहाँ रहते हैं, इस नाभिक में चुपचाप रहते हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो यूं इस नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं, अपने अलग अलग सबके लिए पथ है, वो अपने पथ में घूमते रहते हैं। तो परमाणु के इस नाभिक में अगर थोड़ा बड़ा नाभिक बना लें तो प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, यहाँ ये पहली कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तीसरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन है, चौथे में भी इलेक्ट्रॉन, इन सभी में इलेक्ट्रॉन जो है अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। अब ये किसी भी परमाणु, उसके नाभिक, परमाणु और उसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, यह भी हम लोग तुरंत सीखें कि उसमें प्रोटॉन होते हैं। इन प्रोटॉन की जो कुल संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। अर्थात कोई तत्व है, जैसे यहाँ पे कार्बन का उदाहरण, इसमें होते हैं 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन को P+ से लिखते हैं। तो अगर इसके पास 6 प्रोटॉन है, इसका सीधा सा मतलब है कि इसकी परमाणु संख्या भी कितनी है, 6। ऐसे ही हाइड्रोजन का उदाहरण लें, इसके पास होता है 1 प्रोटॉन, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी हो जाती है, 1। अगर हम लोग आर्गन लें, आर्गन एक गैस है, इसके पास होते हैं 18 प्रोटॉन इसके नाभिक में, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी हो गई, 18। सोडियम धातु, इसके पास इसके न्यूक्लियस यानी नाभिक में होता है 11 प्रोटॉन, तो इसकी जो संख्या है परमाणु संख्या वो हो गई 11। तो हम लोग प्रोटॉन की संख्या से परमाणु संख्या ज्ञात करते हैं और हम लोग ये प्रोटॉन की संख्या जो किसके बराबर होती है, परमाणु संख्या, इस परमाणु संख्या को हम लोग Z के बराबर दिखाते हैं। उल्टा बोले तो जिसका किसी परमाणु का जो Z होगा यानी परमाणु संख्या, वही उसके प्रोटॉन की संख्या होगी। यानी अगर किसी तत्व का Z जो है वो 12 है तो उसके पास प्रोटॉन कितने होंगे, 12। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जितने प्रोटॉन होते हैं ना किसी परमाणु में, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ये जो तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 12 है, उसके पास 12 प्रोटॉन और उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। यानी कि किसी भी तत्व में उस तत्व की परमाणु संख्या, उस तत्व में जो प्रोटॉन की संख्या है और उस तत्व में यानी कि उसके परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये तीनों बराबर होते हैं। यानी जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन और उतनी ही परमाणु संख्या, जितनी परमाणु संख्या उतने प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन, ये तीनों संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है द्रव्यमान संख्या। इसको ज्ञात करना भी आसान है। द्रव्यमान संख्या
इसके लिए हम लोगों को क्या जानना ज़रूरी है, कोई भी तत्व है उसका परमाणु है एक, उस परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं और उसके साथ कुल कितने न्यूट्रॉन हैं। अगर हम दोनों की संख्या जोड़ दें तो हम लोगों को कौन सी संख्या मिलती है, द्रव्यमान संख्या। और ये जो द्रव्यमान संख्या है इसको हम लोग ए से दर्शाते हैं। जैसे Z था परमाणु संख्या के लिए, A है द्रव्यमान संख्या के लिए। तो अगर मान लेते हैं कोई तत्व है उसके पास 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 12। ठीक। अगला उदाहरण, अगर कोई तत्व है जैसे कि सोडियम एक तत्व है, इसके पास 11 प्रोटॉन होते हैं इसके नाभिक में, और इसी नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं। दोनों की संख्या जोड़ें तो 23 आता है, और इस तरह से सोडियम की जो द्रव्यमान संख्या है ए वो कितनी हो जाएगी, 23। ऐसे ही अगर हम फास्फोरस का ज्ञात करना चाहें द्रव्यमान संख्या, तो इसमें होते हैं फास्फोरस में 15 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन। दोनों को जोड़ने से कितना आएगा, 31। तो इस फास्फोरस की जो द्रव्यमान संख्या है जिसको ए से लिखा जाता है वो कितनी हो गई, 31। ठीक है। तो नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन, इन दोनों की जो पूरी संख्या है इसी को जोड़ देने से हम लोगों को कौन सी संख्या मिल जाती है, ये हो गई द्रव्यमान संख्या। तो ये निकालना आसान है, हमें बस प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या पता होनी चाहिए, दोनों को जोड़ने से द्रव्यमान संख्या। अब इन दोनों के आधार पे किसी भी तत्व को हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक जगह हम लोग तत्व का जो प्रतीक होता है जिसको हम लोग इंग्लिश के अक्षर से लिखते हैं वो लिखते हैं, नीचे की तरफ उसकी परमाणु संख्या और ऊपर की तरफ उसकी द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन का लिखना हुआ तो ये उसका प्रतीक हो गया, परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी इसकी एक ही होती है, ऐसे लिखेंगे। अगर हम लोगों को कोई और तत्व का लिखना हुआ, जैसे कि सोडियम का लिखना हुआ, तो इसकी परमाणु संख्या होती है 11 और जो द्रव्यमान संख्या है 23, उसको ऊपर लिखेंगे। अगर हम मैग्नीशियम का इस तरह से लिखना चाहें तो ये हो गया परमाणु संख्या और ऊपर में हो गया ये 24 द्रव्यमान संख्या। ठीक है। इस तरह से हम किसी भी तत्व का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए उसके प्रतीक को लिखते हैं, नीचे की तरफ परमाणु संख्या और ऊपर की तरफ द्रव्यमान संख्या। इस तरह से हम लोग किसी परमाणु को दर्शा सकते हैं। आगे हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल ये है कि मान लेते हैं कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के पास 2 कोश हैं K और L। उसके K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और L कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो कुल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। सवाल ये है कि इसके पास 2 और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस परमाणु की जो परमाणु संख्या है Z वो कितनी होगी। अब हम लोग परमाणु संख्या के लिए जानते हैं कि Z जो है वो प्रोटॉन के बराबर होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इस सवाल में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल गई। इलेक्ट्रॉन से हम लोगों को प्रोटॉन की संख्या मिल जाएगी, और अगर प्रोटॉन पता है तो परमाणु संख्या, यानी कि जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब है इसके पास प्रोटॉन 6 हैं और इस परमाणु का जो Z हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी इस परमाणु की परमाणु संख्या हो जाएगी 6। अगला सवाल, परमाणु संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। मान लेते हैं कोई भी एक परमाणु है, इस परमाणु के पास 24 प्रोटॉन है, 24 प्रोटॉन है, तो इसका परमाणु संख्या कितना होगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। सेम, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतनी परमाणु संख्या। तो ये जो Z है ये भी कितना हो जाएगा, 24, और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 24। क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा उसके अनुसार Z इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो ये तीनों 24 24 24 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या से जुड़ा हुआ सवाल हम लोग बनाते हैं। मान लेते हैं कोई भी परमाणु है, ठीक,
और इस परमाणु के पास जो प्रोटॉन है उनकी संख्या है 13 और जो न्यूट्रॉन है उसकी संख्या है 14। तो इसकी द्रव्यमान संख्या यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग ये जानते हैं कि दोनों को जोड़ देना होता है, कुल संख्या होती है, तो 13 जोड़ 14 और कितना हो जाएगा, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या 27 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। एक और सवाल बनाते हैं। कोई परमाणु है किसी भी तत्व का, इसका दो चीज़ दिया हुआ है, एक है द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान है 40 और एक दिया हुआ है प्रोटॉन संख्या की, इसके पास 18 प्रोटॉन है। सवाल ये है कि इस परमाणु के पास ये जो न्यूट्रॉन है इनकी संख्या कितनी होगी। तो द्रव्यमान संख्या ये जो A होता है, द्रव्यमान संख्या ये जो A है वो क्या होता है, प्रोटॉन और उसके साथ न्यूट्रॉन की संख्या। हमारे पास A दिया हुआ था सवाल में 40, प्रोटॉन की संख्या दी हुई थी 18 और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 40 में से 18 घटाएंगे तो 22। तो अगर इन तीनों में से कोई भी दो संख्या, जैसे ये द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन की संख्या है, तो हम न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक और सवाल हम लोग इससे जुड़ा हुआ बना लेते हैं कि अगर कोई तत्व है और उस तत्व का परमाणु पहले के जैसा ही, उसके पास जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो है 20 और जो उसकी द्रव्यमान संख्या है वो है 42। ठीक है, तो इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे। तो ये प्रोटॉन के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ के ये संख्या मिलती है द्रव्यमान संख्या, तो हम लोग कुल द्रव्यमान संख्या में से घटा लेंगे न्यूट्रॉन की संख्या और ये कितना हो जाएगा, प्रोटॉन इसके पास 22। तो इस प्रकार से हम लोग द्रव्यमान संख्या, उसके न्यूट्रॉन की संख्या, अगर ये दोनों रहे तो हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रोटॉन। अगर हमारे पास ये प्रोटॉन की संख्या रहे, न्यूट्रॉन की संख्या रहे, तो हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये द्रव्यमान संख्या। तो कोई भी दो संख्या दी हुई रहने से हम लोग तीसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने जाना दो ज़रूरी चीज़, किसी भी परमाणु से जुड़ा हुआ, किसी भी तत्व के एक परमाणु से जुड़ा हुआ, वो ये है Z, जो इक्वल होता है प्रोटॉन की संख्या के और ये इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा द्रव्यमान संख्या A, और ये किसके बराबर होता है, किसी भी नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर। अगर आपको प्रोटॉन की संख्या पता है तो आपको ये परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी। अगर आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पता है तो आपको द्रव्यमान संख्या पता चल जाएगी। अगर द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या है पता, तब हम लोगों को ये प्रोटॉन की संख्या पता चल जाएगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या जानते हैं तो इससे हम प्रोटॉन की संख्या और फिर इससे परमाणु संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कुल हम लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि हम किस प्रकार से परमाणु संख्या ज्ञात कर पाएंगे, किस प्रकार से द्रव्यमान संख्या ज्ञात कर पाएंगे। परमाणु संख्या की परिभाषा बहुत छोटी सी है कि नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या, और द्रव्यमान संख्या का भी वैसी ही छोटी सी परिभाषा है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित टोटल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है, जबकि परमाणु संख्या में बस प्रोटॉन को साथ में रखना है।